बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि खेला अभी बाकी है। राजश्री यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी राजश्री यादव ने किया दावा, नीतीश के 17 विधायक हो गए गायब। आरजेडी विधान पार्षद की खत्म हुई सदस्यता, लालू तेजस्वी की नीतियों पर सवाल उठाना पड़ा महंगा। बिहार में 2000 से अधिक पंचायत भवन बनेंगे, इंजीनियरिंग के छात्रों को तोहफा। बंगाल की खाड़ी बिगाड़ेगा बिहार का मौसम, हवा की रफ्तार होगी और तेज, छूट रही कपकपी। एनडीए से नाराज है जीतन राम मांझी, बीजेपी के सीनियर लीडर ने बता दी अंदर की बात, खुल गए सारे ताले। सर्दी जुकाम होने पर नहीं खाने चाहिए ये 5 फल, बढ़ सकती है समस्या। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती, 10 फरवरी से करे आवेदन। अब फ्लोर टेस्ट पास करने की नीतीश कुमार की बारी, जाने क्या होता है ये, क्या है सीटों का गणित और क्यों डरी है कांग्रेस, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। किसानों को समय पर नहीं मिलेगी अब मौसम की जानकारी, जाने क्यों आई है इतनी बुरी खबर, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार की बेतिया में भाजपा नेता के बेटे का अपहरण, कोचिंग के लिए निकला आदित्य हुआ लापता, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में साइबर बुलिंग की शिकार हो रहे मोबाइल चलाने वाले बच्चे, एनसीईआरटी के ताजा सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे। नीतीश कुमार की सरकार में हुआ सबसे अधिक भ्रष्टाचार, बोले आरजेडी विधायक, 2005 से 2023 तक सबसे अधिक करप्शन, बीच में हम लोग भी रहे साथ। आखिर क्यों अंतिम स्टेज में होती है कैंसर की पहचान, भारत में घटने लगी है मरीजों के बचने की डर। अब विवाहित महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए, जाने यहां आखिर क्या है इसकी शर्तें। इस खबर को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि बिहार के किस शहर में रहना कितना है जानलेवा। साल भर की प्रदूषण रिपोर्ट आपको आगे बताएंगे विस्तार से। कांग्रेस एमएलए हैदराबाद में आरजेडी विधायक के एनडीए के संपर्क में, बिहार में होगा बड़ा खेला, जाने क्या है ताजा अपडेट। अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की 2 टूक, नहीं देंगे इस्तीफा। बिहार के इन 2 शहरों में अब भीख मांगते नहीं दिखेंगे लोग, ले लिया गया है बड़ा फैसला, सड़कों से उठा करके यहां लाए जाएंगे भिखारी। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी दलों में मंथन का काम तेजी से जारी है। इसी बीच खबर सामने आई है कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बिहार में इस बार भी दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जानकारी के अनुसार फरवरी के लास्ट तक सीट बंटवारे को लेकर के आधिकारिक ऐलान संभव है। जेडीयू के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि दोनों दलों के बीच बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। सूत्रों के माने तो बाकी की 6 सीट को चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच बांटा जाएगा। जानकारी के अनुसार इन दलों को साधने के लिए बीजेपी की ओर से राज्यसभा की कुछ सीट दिए जाने की पेशकश की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में 2019 में जेडीयू और बीजेपी ने 17 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे थे। जब बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे के सवाल पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर के 2 तथ्य हैं। जब पहला, जेडीयू पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर के 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 पर जीती थी। दूसरा तथ्य यह है कि हमारी पार्टी झारखंड और फिर यूपी में भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा मजबूत है, इसलिए हम वहां भी लड़ना चाहेंगे। यह केसी त्यागी की माने तो 10 फरवरी के बाद सीट बंटवारे पर फाइनल बातचीत शुरू होगी और फिर जल्द ही मोहर लग जाएगी।
दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से शिक्षक संघ के नेताओं ने मुलाकात की है और फिलहाल सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। डिप्टी सीएम से मुलाकात के दौरान शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग जल्दबाजी में परीक्षा न लें। इसके साथ ही शिक्षक संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए भी वक्त मांगा है। नियोजित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षा मांग को पूरा करते हुए नीतीश सरकार ने राज्यकर्मी दर्जा देने की घोषणा की है। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। वहीं पर नियोजित शिक्षक इस परीक्षा का भारी विरोध कर रहे हैं। जहां शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का जो आदेश जारी किया है वह काफी हास्यास्पद और फिर गैर जवाबदेही है। इस अलोकतांत्रिक निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। देश में बढ़ती महंगाई के बीच में सरकार ने सस्ते चावल बेचने का फैसला किया है। आज से देश भर में भारत राइस की बिक्री शुरू हो गई है। जब मंगलवार से आप 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीद सकेंगे। जहाँ सब्सिडी वाले चावल 5 किलो और फिर 10 किलो के पैकेट में मिलेंगे। जहाँ एक आधिकारिक बयान के मुताबिक फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर भारत चावल लॉन्च किया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए समान रेट्स पर थोक उपयोगकर्ताओं को चावल की बिक्री की गई है, जिस पर फीकी प्रतिक्रिया मिली है। जहाँ इसके बाद सरकार ने एफसीआई के जरिए चावल की रिटेल बिक्री करने का फैसला किया है। महागठबंधन से नाता तोड़ करके नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। जहां इसके बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के दो नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर तेजस्वी यादव ने कहा था खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव के इस बयान का लोग मायने निकाल रहे थे कि आखिर तभी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो कुछ लिखा है, यदि वह सच साबित हुआ तो फिर बिहार की राजनीति में भूचाल ला देगा। दरअसल राजश्री यादव ने तेजस्वी यादव की फोटो लगाते हुए एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू ही गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि बिहार में सच में खेला होगा? खेला मतलब कि नीतीश कुमार की 17 विधायक गायब हो गए हैं और वे आरजेडी या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजश्री यादव जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, राजश्री यादव, क्या वे इस बात को सच बता रहे हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लालू परिवार से पंगा लेना राजद विधान पार्षद को महंगा पड़ गया है। जब विधान पार्षद सभापति ने दल विरोधी आचरण को लेकर के विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी है। इस संबंध में विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने अपना फैसला सुनाया है। रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त होने से विधान परिषद की ये सीट खाली हो गई है। इनका कार्यकाल 29 जून 2020 से 28 जून 2026 तक था। आपको बता दूं कि राजद विधान परिषद सदस्य रहे रामबली सिंह ने लालू तेजस्वी को अति पिछड़ा विरोधी बताया था। आपको बता दें कि विधान पार्षद रामबली सिंह के द्वारा हाल के दिनों में लालू परिवार पर हमला बोला जा रहा था। वे लगातार लालू तेजस्वी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। विधान परिषद सभापति से शिकायत के बाद उन्होंने कहा था कि महागठबंधन के नेताओं को उनके नाम में राम नाम से चिढ़ है। ऐसा क्यों है भगवान को पता होगा। तब उन्होंने कहा था कि वे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने राजद के बारे में कहा कि ये पार्टी राम मनोहर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक के विचारों के आधार पर बनी थी। उन्होंने कहा कि वे समाज हित के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आरजेडी इसे विरोध समझती है तो फिर वे राजद की परवाह नहीं करते। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 14 एजेंडों पर मोहर लगी। इसी बीच गांव के विकास के लिए नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है। 6010 करोड़ 10,48,000 की लागत से 2165 नए पंचायत भवन बनाने की स्वीकृति की गई है। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1082 और फिर सामान्य क्षेत्र में 1083 नई पंचायत भवन बनेंगे। वहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी तोहफा दिया है। वहीं पर 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। मंत्रि परिषद की बैठक में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली में बड़ी राहत दी है। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति के लिए विभाग के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है।
दोस्तों, जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे थे। अब मंगलवार को उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने जो विभाग मिला था उनका पदभार भी ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि संतोष सुमन ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जीतन राम मांझी जो कुछ भी बोल रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं उनके बयान पर कुछ नहीं बोलूंगा। एनडीए में मैं नाराज नहीं हूँ, जहाँ सब लोग एकजुट है, सब कुछ ठीक है। नाराजगी रहती तो फिर मैं पदभार नहीं ग्रहण करता। जहाँ हर मंत्रालय का अपना अपना महत्व है। कल सीएम नीतीश से भी हम मिले थे, उनका आशीर्वाद लिए। संतोष सुमन ने कहा कि मेरे पिता जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं उस पर आप लोग उनसे ही बात कीजिए। जब 12 फरवरी को एनडीए सरकार बहुमत साबित करेगी, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में मजबूती से है। जब महागठबंधन कोई खेला नहीं कर पाएगा। महागठबंधन के कई विधायक एनडीए में आना चाहते हैं, तभी ना टूट के दर से कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया। 2 दिनों तक पटना सहित बिहार में रुक रुक करके हो रही बारिश के बाद अब तेज हवा कंपकपी छुड़ा रही है। पश्चिम बंगाल के आसपास चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र होने से पटना समेत बिहार में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। 48 घंटे के दौरान बिहार में झोंकों के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा का प्रभाव जारी रहेगा। 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। हालांकि 12 फरवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की संभावना है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि तेजस्वी यादव अपने को शेर का बेटा बताते हैं तो फिर गुजरातियों को ठग बताने वाली अमर्यादित टिप्पणी के लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय में हल्फनामा दायर करके माफी क्यों मांग ली। सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी करके कहा कि विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के डर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह लिखित क्षमा याचना करके अपनी गर्दन बचा ली है। यदि वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने का दम भरते हैं और बर बोले बयान देते हैं तो फिर झुकने की बजाय अपनी बात पर अड़े रहते और अदालत के फैसले का सम्मान करते। जहां वहीं भाजपा नेता ने कहा कि श्री राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहा था और उन्हें भी उच्चतम न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी ने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। जब मंगलवार को विजय चौधरी अपने दफ्तर पहुंचे, जहां शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का स्वागत किया है। जहां अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी सतीश चंद्र झा ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि विजय चौधरी इससे पहले साल 2020 में भी एनडीए की सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री बने थे। हालांकि अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जब शिक्षा मंत्री रहे थे प्रोफेसर चंद्रशेखर का अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ खूब विवाद हुआ था। बिहार के 7 जिलों की नदियों से अवैध खनन और बालू की ढुलाई का अवैध काम तेजी से बढ़ रहा है। जब बालू धोने की वजह से इन जिलों में जाम की समस्या भी बढ़ी है। जब बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने अब इसे सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। सोमवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस मुद्दे को लेकर के संबंधित 7 जिलों के खनन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वस्तु स्थिति का आकलन किया और निर्देश दिया है कि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से रणनीति बना करके बालू के अवैध खनन और फिर इसकी ढुलाई पर रोक लगाई जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से संबंधित जिलों का ब्यौरा मांगा है। उन्हें जानकारी दी गई है कि अवैध बालू की ढुलाई की वजह से पटना के अलावा भोजपुर, सारण, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद और रोहतास में आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही नदियों से अवैध बालू खनन होने की वजह से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह गंभीर समस्या है और फिर इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बैठक में मौजूद RS भट्टी को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से जिलों में पुलिस की टीम गठित करें ताकि अवैध बालू का खनन करने और फिर इसकी ढुलाई करने वालों पर नकेल कसी जा सके। हाल के दिनों में बालू के अवैध खनन और फिर इसे रोकने के लिए की गई कार्रवाई के विरोध में बालू माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों पर भी मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और कहा कि राज्य में इस प्रकार का अवैध कार्य करने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले रणनीति बना करके 2 दिन के अंदर बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करें और अपनी रिपोर्ट से राज्य मुख्यालय और फिर मुख्य सचिवालय को भी अवगत कराएं। अगर आपको भी सर्दी जुकाम और बुखार हो गई है तो आप 5 तरह का फल से दूर रहे, नहीं तो फिर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सर्दियों में लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। इसमें व्यक्ति को सिर दर्द और नाक बहने की समस्या लगातार बनी रहती है। जब सर्दी जुकाम की वजह से व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इस दौरान इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डाइट में आवश्यक बदलाव करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो बीमारियों में फल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सर्दी जुकाम में कुछ फल सूजन
को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को गले में जलन और फिर कफ की समस्या बढ़ सकती है। आयुर्वेद में कुछ फलों की तासीर ठंडी मानी जाती है। ऐसे में इन फलों को खाने से सर्दी जुकाम के लक्षण में बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल है कि सर्दी जुकाम होने पर फल खाने से क्यों मना किया जाता है। तो आपको बता दें कि कुछ फल शरीर में ठंड बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैसे तरबूज और खरबूज के सेवन से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसके साथ ही कुछ फल जैसे कि केला और फिर अंगूर में शुगर अधिक होती है जो म्यूकस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से फल बहती नाक कफ में बदल सकते हैं, इससे खांसी और फिर बलगम की समस्या हो सकती है। अब फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिर सर्दी जुकाम में कौन कौन ऐसे फल है जो नहीं खाना चाहिए। तो इसमें है संतरा। जी हाँ, संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए संतरे और फिर खट्टे फल एसिडिक के प्रभाव दिखा सकते हैं, इससे गले में जलन और फिर बार बार खांसी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की खट्टे फलों से एलर्जी हो सकती है। या संतरे के बजाय आप पपीता, स्ट्रॉबेरी, कीवी आदि को डाइट में शामिल कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा फल है पाइनएप्पल यानी कि अनानास। जहाँ अनानास में शुगर अधिक मात्रा में होती है, जहाँ खट्टे फलों की तरह अनानास के एसिडिक प्रभाव गले में जलन का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को बेचैनी और खांसी हो सकती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाला ब्रोमेलिन कुछ लोगों में सूजन और फिर बलगम को बढ़ा सकते हैं। सर्दी और फिर जुकाम होने पर आम या खरबूज का सेवन कर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं अब अंगूर के बारे में। जहाँ संतरे की तरह ही अंगूर भी खट्टा फल होता है जो कुछ लोगों की सूजन को बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके रेस्पिरेटरी टेक्स्ट में बाधा हो सकती है। जहाँ अंगूर के साथ दवाओं का सेवन ना करें, इससे रिएक्शन हो सकता है। जब सर्दी जुकाम होने पर आप अंगूर, अमरूद का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं केला के बारे में। जब सर्दी जुकाम में केला आपकी समस्या को बढ़ा सकता है, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ये रेस्पिरेटरी संबंधित समस्याओं और फिर लक्षणों को खराब कर सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर आप सेब और फिर नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केला का नहीं। उसके बाद बात करते हैं तरबूज के बारे में। तो तरबूज में पानी अधिक मात्रा में होता है, जहाँ इसके सेवन से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है और सर्दी जुकाम के लक्षण लंबे समय तक बने रह सकते हैं। साथ ही ये एसिड को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आपको भी सर्दी खांसी है तो फिर आप इन फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साल 2023 बिहार के युवाओं के लिए लाखों शिक्षकों की भर्ती लेकर के आया था, जब बिहार में टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के माध्यम से लाखों युवाओं को प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों की भर्तियां की गई। अब एक बार फिर से बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के घोषणा हो गई है। जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने 6 फरवरी 2024 को इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जहाँ बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया यानी कि बीपीएससी ट्राई के माध्यम से हो रहा है। इस साल शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू होने वाली है। शिक्षक भर्ती 2024 के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए 23 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। जहां रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट की होम पेज पर जाते ही लेटेस्ट अपडेट के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बीपीएससी ट्राई 3 एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिंक पर जाना होगा। या अगले पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जहां आवेदन होने के बाद कैंडिडेट को प्रिंट रखने की सलाह दी जाती है। बिहार की एक ऐसा जिला है जहां पर फुटबॉल का फीवर चढ़ा हुआ है, जहां के युवाओं को, लोगों को, जहां आपको बता दें कि गरीब परिवार की बेटियां भी इतिहास रच रही है। आपको बता दें कि बिहार के खगड़िया जिला के मानसी रेलवे मैदान पर सुबह शाम 75 लड़कियां फुटबॉल खेल रही है। ये जब गेंद को हवा में उछालती है तो फिर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। यहाँ 1936 में गठित हीरोज क्लब मानसी की ओर से 1994 में बालिका फुटबॉल टीम गठित की गई है। आज तो फुटबॉल यहाँ सिर चढ़ करके बोल रहा है, जहाँ इस साल यहाँ की 3 खिलाड़ियों का चयन विद्यापति नगर समस्तीपुर बालिका एकलव्य में हुआ है। जहाँ इसमें पायल कुमारी, सोनिया कुमारी और फिर मुन्नी कुमारी शामिल है। सभी मानसी नगर पंचायत क्षेत्र की रहने वाली है। दोस्तों, रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में और लोगों पर भी सभी जाति के लोगों ने विश्वास किया, लेकिन आज जात पात करते हुए गंगोत्री से गांव के नाली में पहुंच गए। जब सोमवार को सीतामढ़ी में आयोजित महारैली के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जितना बड़ा समर्थन लालू प्रसाद यादव को मिला, उतना बड़ा समर्थन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था। चले थे गंगोत्री से और फिर गाँव के नाला तक पहुँच गए। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि
लालू यादव परिवार तक सीमित हो गए हैं, जिसका कारण है कि यादव समाज के सभी लोग लालू जी के लिए नहीं खड़े हैं। जब पीढ़ी दर पीढ़ी और फिर पुश्त को बनाने के चक्कर में दोनों हाथ लेकर के लग गए। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि जब उधर जा रहे थे तो फिर हमने जो बात कही थी वे आज सत्य हो गई है। या इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सभी सीटों पर रालोसप की ओर से तैयारियां की जा रही है, जहां पार्टी द्वारा एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जहां उन पर देश को अटूट विश्वास है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ राधाचरण सेठ की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ईडी ने उनके खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राधाचरण शाह 26 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। बताया जाता है कि ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की है, जहां यह कार्रवाई बालू के अवैध खनन और फिर कारोबार मामले में ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े मामलों की जाँच हुई है, जहाँ करोड़ों के हेराफेरी के मामले में ईडी जाँच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में ईडी ने जेडीयू के विधान परिषद सदस्य राधाचरण शाह को आरा स्थित उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। इसके बाद उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। कन्हैया का नाम भी बालू सिंडिकेट में शामिल है, जहां और फिर वे अपने पिता यानी कि राधाचरण सेठ के कारोबार में उनकी मदद करते हैं। जदयू एमएलसी का सीधा संबंध बिहार के बड़े बालू कारोबारी समूह ब्रॉडसन के साथ है, जब बिहार में फैले बालू के सिंडिकेट को लेकर के ईडी ने राधाचरण के करीबियों पर भी शिकंजा कसा था। जब बालू सिंडिकेट में शामिल अद्वितीय मल्टीकॉम के 2 कारोबारी जग नारायण सिंह और फिर सतीश कुमार को भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अपनी हिरासत में लिया था। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह अभी जेल में बंद है। शराबबंदी वाले बिहार के हाजीपुर में वैशाली पुलिस ने अजीबोगरीब तरीके की माफियाओं द्वारा शराब तस्कर करने का भंडाफोड़ किया है। जी हां, वैशाली पुलिस ने मूंगफली की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले को भी जब्त कर लिया है। पकड़ी गई शराब के कार्टून तकरीबन 1000 बताए जा रहे हैं। जब ये कार्रवाई वैशाली पुलिस उत्पाद विभाग और फिर सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। गौरतलब है कि शराब तस्करी और अवैध कारोबारी को रोकने को लेकर के वैशाली जिले की अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा निर्धारित तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शराब कारोबारी अजब गजब ढंग से शराब कारोबार और फिर तस्करी कर रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी सिर दर्द साबित हो रहा है। ये कार्रवाई औद्योगिक थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नाईपर में खड़े ट्रक की तलाशी लेने के दौरान की गई है। इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। औद्योगिक थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया है कि बिहार सरकार के द्वारा दी गई स्कैनिंग मशीन के साथ नायपर में ट्रकों की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान ट्रक में भारी मात्रा में शराब कार्टून मिले। पकड़े गए दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दलों के बीच समीकरण को लेकर के उथल पुथल चल रही है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जहां राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बिहार में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा। वहीं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को भी इस विपक्षी समूह का हिस्सा बताया है। यह अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यदि आप ममता जी के बयानों को देखें तो फिर वे पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बेशक नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है और वे बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जाने के क्या कारण है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम बिहार में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे कई साथी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आत्मविश्वास ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि वे पश्चिम बंगाल में अकेले भाजपा से मुकाबला करेंगी और फिर लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार करेगी। हालांकि कुछ रिपोर्टरों में सुझाव दिया गया है कि उन्होंने अपना रुख नरम कर लिया है और फिर कांग्रेस के लिए 5 लोकसभा सीटें छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन कट्टर प्रतिद्वंदी सीपीएम के साथ टीएमसी का समीकरण एक बाधा बन सकता है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को वित्त विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जब विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया। नए वित्तीय वर्ष के बजट पर उनका विशेष फोकस रहा। जब जनता के साथ राजकोष के अनुकूल बजट को उन्होंने अभी प्राथमिकता का काम बताया है और फिर संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश दिया है। जब सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य का अपना राजस्व कैसे बढ़े, इसके लिए विशेष रणनीति बना करके काम किया जाएगा। जब चालू वित्तीय वर्ष का बजट 2,61,000 करोड़ का है, जब बजट में राज्य की हिस्सेदारी कम है।
दोस्तों, नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को एनडीए के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो फिर कई तरह के राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। जब सबसे बड़ा बदलाव लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान में देखने को मिला, जब उन्होंने नीतीश कुमार का पांव छूकर के आशीर्वाद लिया। जहां नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले तक चिराग पासवान काफी आक्रामक थे, जहां कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन शपथ ग्रहण में उनका नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेना सबको हतप्रभ कर दिया गया। जी हाँ, ऐसे ये बातें भी होने लगी कि क्या अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सियासत करेंगे। चिराग पासवान को लेकर के चल रही कयासबाजियों के बीच उन्होंने एक बार फिर से बड़े खेला कर दिया है, यानी कि सीएम नीतीश कुमार की चिंताओं को बढ़ाने वाला पासा फेंक दिया है। जहाँ ये कुछ वैसा ही संकेत है जैसे विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने जदयू के खिलाफ किया था। जदयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ लोजपा ने प्रत्याशी उतारा था। जहाँ अब कुछ वैसा ही तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के दिख रही है। इसमें भी चिराग पासवान ने संकेत दे दिए हैं कि वे एनडीए से अलग हो सकते हैं, साथ ही फिर से नीतीश कुमार की जदयू के लिए टेंशन बन सकते हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इस पर चाचा पशुपति कुमार पारस को भी मुश्किलों में डालने की योजना बना ली है। जहाँ लोजपा रामविलास ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। चिराग पासवान ने जिन 11 सीटों पर प्रभारी बनाए हैं उनमें 5 लोजपा पशुपति गुट और जदयू और फिर 1 भाजपा के खाते में है। जब वहीं 1 सीट पर खुद चिराग पासवान है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए पहले इन सीटों पर प्रभारी नियुक्त करना चिराग पासवान की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिससे वे इन सीटों पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर एनडीए के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चिराग पासवान का फिट नहीं होता है तो फिर वे इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। देखा जाए तो फिर इससे जदयू और पशुपति गुट की लोजपा के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान उन्हें सीधे चुनौती दे सकते हैं। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। दोस्तों, किसानों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर यह है कि अब किसानों को समय पर मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि देश भर में भारतीय मौसम विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समन्वय से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगभग 200 मौसम केंद्र चल रहे हैं, जहां उन्हें 29 फरवरी 2024 से बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 14 मौसम केंद्र भी शामिल है, जो कि खास करके कृषि के लिए परेशानी का सबब बनेगा। जहाँ किसान मौसम पूर्वानुमान से संबंधित समस्त जानकारियों से वंचित हो जाएंगे, जिससे उनके उत्पादन एवं आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जब मौसम विभाग को 200 केंद्र बंद करने की इतनी जल्दी भी है कि पूर्व में 31 मार्च 2024 तिथि निर्धारित कर दी गई थी, अब इसे घटा करके 29 फरवरी कर दिया गया है। जब वित्तीय संकट मुख्य वजह बताई जा रही है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है, जिस साथ ही लगभग 400 लोगों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। बेरोजगारों से ज्यादा चिंता अब उन लाखों किसानों को है जिनको मौसम की सटीक जानकारी मिल जाती थी, जिससे उनके पास थोड़ी जानकारी हो जाती थी, पर अब ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जब खेती बाड़ी सिर्फ राम भरोसे चलेगी। जब कृषि विज्ञान केंद्र में ये इकाइयां स्थापित हुई थी जिनमें 2 व्यक्ति सेवाएं देते थे, जहाँ एक व्यक्ति कृषि वैज्ञानिक था तो फिर दूसरा ऑब्जर्वर, जो ये किसानों को मौसम का पूर्वानुमान और फिर संबंधित जानकारियां देते थे। जानकारी के मुताबिक वित्तीय तंगहाली की वजह से ये इकाइयां बंद की जा रही है, यानी कि पैसे नहीं रहने के कारण मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जारी किया जा रहा था, मौसम पूर्वानुमान जारी नहीं किया जाएगा, पैसे नहीं है, इस वजह से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, भारत सरकार इनको पैसे नहीं दे रही, ये हो सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय पहले पैसा देता था, लेकिन अब वो भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे कि नहीं बाबा, हम पैसे नहीं दे सकते हैं। इन इकाइयों की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और फिर भारत मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से साल 2019 में हुए एएमयू के साथ हुई थी, लेकिन अब कृषि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम अब नहीं दे सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, भारत में फिर से चुनावी माहौल जोर पकड़ता नजर आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। हालांकि अब तक ईसीआई यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जाने लगा है कि फरवरी में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने यानी कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद ही इसका खंडन किया है, यानी कि जो भी बातें फैलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन इसको खंडन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीते सप्ताह बताया था कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम में से जुड़ा एक संदेश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू, 16 मार्च तक टिकट वितरण होगा, 16 फरवरी से आचार संहिता लागू होगी। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि संदेश फर्जी है, गलत है, भ्रामक है और आयोग की तरफ से अब
तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 400 सीटों से ज्यादा जीतेगी, भाजपा वाली एनडीए गठबंधन। वहीं पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सवा सौ दिन रह गए हैं। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देश का मिजाज देख रहा हूं। जब वे एनडीए को 400 सीटों पर कराकर रहेगा, जहां देश भाजपा को 370 सीटें अवश्य देगा। दोस्तों, जो कल तक बिहार में जंगल राज कहते हुए दम भर रहे थे, आज उन्हीं की राज आ गई है। लेकिन उन्हीं की राज में उन्हीं के पार्टी के नेता की अपहरण हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार में अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा की ही सरकार में ही बिहार में भाजपा के ही बेटे का अपहरण कर लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जंगल राज पहले था या फिर अभी है, ये आप ही फैसला कीजिए, हम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में अपहरण का एक और ताजा मामला सामने आया है। बिहार की बेतिया में एक भाजपा नेता के बेटे को अपहरण कर लिया गया है, यानी कि अगवा कर लिया गया है। जी हाँ, घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरंगाहा मिश्रा टोले की है। भाजपा नेता वीरेंद्र राय का बेटे आदित्य राज को अगवा कर लिया गया है। आदित्य राज रामकृष्ण स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है और फिर साइकिल से कोचिंग जा रहा था। वही छात्र के अपहरण की जानकारी मिलने के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा है, जब पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, बच्चों में साइबर बुलिंग की घटनाओं में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बच्चे अवसादग्रस्त हो रहे हैं और उनमें चिड़चिड़ापन, सकारात्मक कार्यों में मन ना लगने जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। जहां एनसीईआरटी की ओर से कराए गए एक सर्वे में ये पता चला है कि 70% अभिभावक बच्चे और फिर युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों के नाम पर सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करने की छूट देते हैं, लेकिन वे उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग नहीं करते। इसमें से 58% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और फिर अन्य ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी जानकारी अपने अभिभावकों के साथ शेयर नहीं करते हैं। इस क्रम में फंस जाने पर वे पहले तो मानसिक रूप से साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। ताजा सर्वे में देखा गया है कि साइबर बुलिंग का शिकार होने वालों में 6 से 8 घंटे तक मोबाइल का उपयोग करने वाले बच्चे की संख्या अधिक है। घंटों तक इंटरनेट का उपयोग करने के क्रम में लोक लुभावने विज्ञापन, आकर्षित करने वाली तस्वीरें, पार्ट टाइम जॉब्स के साथ ही कंटेंट क्रिएटिंग के प्रलोभन में फंस कर ये साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। जहाँ सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के क्रम में कई बार बच्चे पैसे की डिमांड करने पर अवैध कार्यों को अंजाम देते हैं, जहाँ इससे उनमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। आपको बता दें कि जिस भी बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हुए हैं, वे बच्चे असामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं, जो सामान्य तरीके से नहीं। आपको बता दूं कि वे या तो शांत दिखते हैं या फिर बात बात पर गुस्सा करते हैं, कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन गतिविधियों से दूर बनाने लगते हैं, जब भीड़ वाले या फिर सामूहिक आयोजनों से दूरी बनाने लगते हैं। जब बच्चों में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो फिर उसे विश्वास में लेकर के किसी काउंसलिंग करें, जहाँ इससे उन्हें साइबर बुलिंग से बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दूं कि एनसीईआरटी ने दिशा निर्देश के तहत स्कूलों, शिक्षकों और फिर छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। जहाँ स्कूलों को कहा गया है कि वे ये तय करें कि उनके संस्थान में संचालित हो रहे लैब के कंप्यूटर में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा हो, वाईफाई का पासवर्ड सुरक्षित हो। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित अंतराल पर बच्चों की ओर से उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइबर बुलिंग क्या है, तो आपको बता दूं कि वर्तमान परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर डीप फेक बच्चों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। उनकी चमक दमक को देख करके बच्चे उनका अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। जब नई नई जानकारियों को जुटाने के क्रम में कई बार वे ऐसे वेबसाइट तक पहुंच जा रहे हैं जो उन्हें फंसा करके उनका शोषण करने लगते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रभाव के शिकार होने को साइबर बुलिंग का नाम दिया जाता है। इसमें टेक्स्ट, अश्लील तस्वीरों, अभद्र भाषा का प्रयोग और फिर धमकी देकर के बच्चों को उनकी गिरफ्त में लेना शामिल है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही विरोधियों का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से भाजपा अपने चुनावी अभियान को और अब मतदान केंद्रों तक लेकर के पहुंच रही है। जब इतना ही नहीं, आरजेडी को रोकने के लिए भाजपा 5 फॉर्मूले पर काम करने की जोरदार तैयारी में लग गए हैं। आपको सबसे पहले नंबर 1 है राम मंदिर का मुद्दा। जहाँ यानी कि 9 से 11 फरवरी तक पार्टी के 50,000 से अधिक बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता प्रदेश के 45,000 गाँवों के 77,000 मतदान केंद्रों पर 24 घंटे प्रवास करेंगे। जनता को वे गरीबों
गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के कार्यों से अवगत कराएंगे एवं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद के वातावरण का पूरा फीडबैक जुटाएंगे। वहीं पर दूसरा है कर्पूरी ठाकुर और आडवाणी को भारत रत्न देने का मुद्दा, जहां प्रवास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा और फिर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के निर्णय के साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्रम में राम मंदिर की स्थापना का भी जिक्र होगा। तीसरा होगा अनुच्छेद 370 पर चर्चा की इसी कड़ी में अनुच्छेद 370 का समापन, बाबा साहेब से संबंधित पंच तीर्थों का जीर्णोद्धार के साथ ही लंदन में अंबेडकर स्मारक का लोकार्पण जैसे कई बिंदुओं को पार्टी ने जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। जब पार्टी 268 नगर निकायों में पार्टी कैंप करेगी। चौथा है आरक्षण के मुद्दे पर फोकस। भाजपा इस अभियान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पिछड़ों के लिए किए गए 27% आरक्षण के प्रावधान, 8.50 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रति पंचायत लगभग 10,000 को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के बारे में बताएंगी। वहीं पार्टी नेता 6 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाता खुलवा करके आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने जैसे मुख्य मुद्दा के रूप में लोगों को तक पहुंचेगी। 5 और अंतिम है अन्नदाता और फिर आधी आबादी प्रथम। बिहार के 83 लाख से अधिक अन्नदाता को किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के साथ ही किसान क्रेडिट एवं फसल MSP जैसी सुविधाओं को लेकर के जागरूक भी करेंगी। इसके अलावा 1 करोड़ 55 लाख जीविका दीदियों को सशक्त बनाने जैसे पहल को लेकर के पार्टी की महिला नेत्रियों विशेष रूप से आधी आबादी के बीच चौपाल लगाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।